हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। IQ लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो अपना पेपर है, जो RO EO का स्पेशल RAS के लिए और राजस्थान की जो भी सर्विसेज होती हैं, तो उनके लिए सभी के लिए जो 80 क्वेश्चन हैं, वो स्टार्टिंग के जो 80 क्वेश्चन है वो सभी एग्जाम के लिए जरूरी हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका समावेश किया गया है। और पेपर जब आपको अच्छा लगे ना, तो आपने यार मेहनत हम भी करते हैं। एक पेपर बनाने में 6 घंटे लगते हैं, प्रिंट करने में 6 घंटे लगते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इसको करो, ठीक है। तो देखिए, अपना जो मॉडल पेपर है ये 3rd नंबर का है। 3rd नंबर का है RO के लिए, EO के लिए, और अपना जो RS है, PT आने वाला है ना, उसके लिए। और ऑल एग्जाम, ऑल जो एग्जाम है, एग्जाम जो राजस्थान के हैं, वो सारे ऑल एग्जाम इसके अंदर समावेश हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो यहां से लिए गए हैं, जो आने वाले एग्जाम में आपके देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। और ये जो देखिए, अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्या दिया गया है देखिए। किन दो संभागों का क्षेत्रफल लगभग समान है? संभागों की बात कर रहे हैं। संभाग अब तो कितने हो गए, पहले 7 थे, अब 3 और डिक्लेयर कर दिए, तो कितने कर दिए, 10 संभाग कर दिए। लेकिन कुछ संभाग हैं, 21 जिलों का क्षेत्र बदला नहीं गया। 21 जिले जो हैं वो यूं के यूं रखे गए हैं, ठीक है। तो 21 जिले बदले नहीं गए हैं, वो यूं के यूं रखे गए। बदले कितने गए हैं, आपके 12 जिले बदले गए। 12 जिले बदले गए हैं, और इन्हीं से काटकर आपके जो है 19 जिले और बना दिए गए हैं, ठीक है। तो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत चेंजमेंट होगा, कुछ ग्राम पंचायतें आपस में मिलेंगी। तो किन दो संभागों का क्षेत्रफल लगभग समान है? तो किन का समान है? बात करते हैं जयपुर और उदयपुर का लगभग समान है क्या? बात करते हैं जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, ये बड़े संभाग हैं, क्या इनके समान है? या भरतपुर कोटा के बराबर हैं? या फिर उदयपुर और अजमेर के बराबर है? तो जो पहला अपना क्वेश्चन है, उसके अंदर जोधपुर और ये जो आपका बीकानेर जो है, इसका लगभग लगभग क्या है, समान है। कितना है, लगभग 36,000 किलोमीटर एरिया के अंदर फैला हुआ है। कितने में फैले हुए हैं, 36,000 किलोमीटर एरिया के अंदर। तो जयपुर और जोधपुर जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में बने नए संभागों में कौन सा जिला मुख्यालय है वो संभाग नहीं बना है? नए जो संभाग बने हैं, 3 संभाग बनाए गए हैं। सीकर को बना दिया, बांसवाड़ा को बना दिया, और पाली को बना दिया। पाली को आपको पता ही था, 8 जिलों की सीमा लगती है। शेखर शेखावाटी का पहला कोई जिला है जो संभाग बना है। बांसवाड़ा आदिवासी जिला है, जो साउथ के अंदर उदयपुर के बाद में संभाग बनने का सौभाग्य इनको मिला है। तो जब ये अपना झुंझुनू मुख्यालय है, ये हमारा जो है होम डिस्ट्रिक्ट है, तो इसको अभी संभाग नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, वो क्षेत्रफल के लगभग बराबर है किन देशों के लगभग बराबर है? तो देखिए, किन देशों के लगभग बराबर है, तो वो आपके एक तो नॉर्वे के बराबर है। किसके बराबर है, नॉर्वे के बराबर है। दूसरा बेल्जियम जो है, बेल्जियम से तो बड़ा है। स्विट्जरलैंड से राजस्थान बड़ा है। फिर पोलैंड के बराबर है। तो 1 और 4 जो है वो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नॉर्वे और पोलैंड के बराबर जो है राजस्थान का लगभग लगभग क्षेत्रफल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है अपना 4 का। 4 का आता है कि निम्न में से कौन सा जिला सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है? कि जिला कौन सा है जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में? इसमें यह मेंशन नहीं किया गया कि राजस्थान का बड़ा जिला है, नहीं, ये पूरे देश के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो जैसलमेर है, जैसलमेर राजस्थान के अंदर बात करते हैं तो फर्स्ट पे आता है, ठीक है। यदि बाड़मेर की बात करते हैं तो सेकंड पे आता है राजस्थान में। कच्छ की बात करते हैं तो कच्छ जो है वो देश के अंदर सेकंड में आएगा। और जब देश की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो जिला है वो लेह आएगा फर्स्ट नंबर पे। लेह जिला सबसे बड़ा जिला है, ये सेकंड नंबर का है, ये 3rd नंबर का है, और ये 4th नंबर का देश के अंदर बड़े जिले हैं। तो सबसे बड़े जिले की बात करते हैं तो लेह जिला जो है वो देश का सबसे बड़ा जिला है, जो कहां पड़ता है, J&K का जिला है। कहां का है, जम्मू कश्मीर का जिला है, ठीक है। कच्छ गुजरात का आपको पता ही है। आगे ये अपना सिंबल है IQ लेवल एकेडमी का। 5वां क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई बात कर रहे हैं कि राजस्थान की जो पूरी स्थलीय सीमा है, आपको पता है पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर लगती है। अपने जो सीमा है पाकिस्तान से, पाक से कितनी लगती है, 1070 किलोमीटर लगती है। तो इसमें दे रखा है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो क्या 5,091 किलोमीटर है, या 5,920 किलोमीटर है, या 5,290 किलोमीटर है, या 50
90 किलोमीटर है। कुछ के जो ऑप्शन है वो इस हिसाब से टाइप किए हैं, जैसे कुछ लोग नहीं होते वो एक जैसे दिखते हैं सारे ऑप्शन, वो तो आप यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे इन पे देखते रहते हो। तो 5920 किलोमीटर जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 5920 किलोमीटर जो एरिया है वो अपनी परिधि है, ठीक है। कभी कभी परिधि नाम भी डाल के पूछा जा सकता है। अगला है निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं। तो थार मरुस्थल जो है उसके भाग क्या हैं और क्या नहीं है। तो थार मरुस्थल की बात करते हैं, गोंडवाना प्रदेश, ये लूणी का क्षेत्र है। लूणी नदी जहां बहती है वहां पे गोंडवाना सर्किट भी बनाया जा रहा है। तो लूणी नदी जिस क्षेत्र में बहती है उसको गोंडवाना प्रदेश बोलते हैं। शेखावाटी क्षेत्र, इसके अंदर चूरू, झुंझुनू झुंझुनू और तीसरा सीकर आ जाएगा। सीकर जो है वो 3 जिले इसके अंदर आ जाते हैं। बनास का मैदान है जहां बनास नदी बहती है। सवाई माधोपुर करौली का जो क्षेत्र है उसको बनास का मैदान बोला जाता है। अगला है घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान जो अपने उत्तर राजस्थान के अंदर है, हनुमानगढ़ गंगानगर का क्षेत्र है, उसको घग्गर का मैदान बोलते हैं। तो बनास का जो क्षेत्र है वो इसके अंदर कट हो जाएगा। बनास का जो क्षेत्र है वो किस में चला जाएगा, अरावली के किस साइड में है वो, ये तो और तो पश्चिम में है, मरुस्थल तो पश्चिम में है ना, और वो कहां पे हो जाएगा, पूर्व साइड में। तो इसको आप 3 नंबर को एलिमिनेट करोगे तो 3 नंबर इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सुमिलित नहीं है। सुमिलित नहीं है क्या, कौन सी चीज, क्या चीज दे रखी है सुमिलित नहीं है। कुंभलगढ़ पहाड़ी का नाम है। कुंभलगढ़ कहां पड़ता है, राजसमंद के अंदर पड़ता है। कहां पे पड़ता है, राजसमंद की चोटी है कुंभलगढ़। ऋषिकेश की बात करते हैं तो ये सिरोही की चोटी है, ऋषिकेश जो है। तारागढ़ की बात करते हैं तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, नाग पहाड़ी वाली, नाग पहाड़ी तारागढ़ जहां बसा हुआ है। फिर बबाई, बबाई जो है वो झुंझुनू की है। कहां की है, झुंझुनू की है, ठीक है। बबाई जो चोटी है वो झुंझुनू की है, न कि जयपुर की। जयपुर की खो वगैरह है वो जयपुर की है, बाकी झुंझुनू की है। तो आपका जो सुमिलित नहीं है तो कौन सा नहीं है, बबाई जो है वो जयपुर में नहीं, झुंझुनू के अंदर आती है। और ये जो अपने राजस्थान की जो आप देखोगे उत्तर पूर्व की साइड की सबसे अंतिम चोटी भी इसी को माना गया, बबाई को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा क्या होती है। वर्षा ऋतु जब होती है तो उसमें मानसून हवाओं की दिशा क्या होती है। ये इंडिया का साउथ पार्ट है, यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट मिल जाता है, ठीक है। फिर ये अपना राजस्थान का क्षेत्र हो जाता है, ये मिल जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे अपनी 0 डिग्री निकलती है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा निकलती है। तो जब फेरल का नियम आपने पढ़ा है, कोरलियस बल जो है आपने पढ़ा है, तो वो क्या करेंगे, उत्तरी गोलार्ध के अंदर अपने दाईं तरफ मुड़ जाएंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में जो भी दाईं तरफ मुड़ेंगे फिर ये आगे यहाँ से पानी उठाएंगे। पहला पानी यहाँ से उठा के वेस्टर्न घाट पे बरसात कर देंगे। आगे जाके ये क्या करती हैं कि यहाँ से ये जो है आपकी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से पानी उठाती हैं और फिर यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, नागो, पटकाई, मिजो हिल्स से टकरा के वापस इस साइड में, जब यहाँ पे क्या होता है, धूप पड़ जाती है, सूर्य उत्तरायण हो जाता है, तो धूप रहती है तो ये अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा तो ये ज्यादा रहेगा तो ये अपनी तरफ खींचेगा। तो इसकी दिशा क्या हो गई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो उत्तर की हो गई, और ये पश्चिम कोने पे टकरा रहा है तो पश्चिम हो गई। उत्तर पश्चिम जहां पे आपको ऑप्शन मिले वो करेक्ट हो जाएगा। तो मानसून की हवाएं भारत में कैसी होती है, चाहे राजस्थान में पूछो चाहे भारत में पूछो, उत्तर से दक्षिण नहीं होती, उत्तर से ये नहीं होती, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की बात कर रहे हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व निकल रही है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि CAW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु की बात करते हैं। CAW जो है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण भी है, गर्म भी है मतलब, और आर्द्र मतलब भीगी हुई है, पानी बहुत ज्यादा आता है। तो आर्द्र जलवायु की बात करते हैं, कौन से जिले में नहीं पाई जाती, कौन से जिले के अंदर नहीं पाई जाती। तो देखिए डूंगरपुर साउथ के अंदर पाया जाता है, ठीक है, वहां पे पाया जाएगा। बांसवाड़ा है वहां पे पाया जाएगा, झालावाड़ है, उदयपुर है, उदयपुर है, कुछ सिरोही का दक्षिणी हिस्सा है, प्रतापगढ़ का दक्षिणी हिस्सा है, झालावाड़ का हिस्सा है, उसके अंदर पाई जाती है। जबकि झुंझुनू के अंदर ये जलवायु नहीं पाई जाती, झुंझुनू के अंदर ये जलवायु नहीं पाई जाती, ठीक है। तो झुंझुनू के अंदर नहीं पाई जाती। आपका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती। कितना डीप क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। कौन सी नदी जो है वो बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती। तो चेना नदी है वो बांसवाड़ा जिले में बहती है, अनास नदी है वो बांसवाड़ा जिले में बहती है, सोम नदी है
वो नहीं बहती। और माही नदी जो है ये बांसवाड़ा जिले में बहती है। सोम, माही, जाखम डूंगरपुर के अंदर आ जाती है, ये बांसवाड़ा जिले में नहीं जाती, ये डूंगरपुर के अंदर आ जाती है। प्रतापगढ़ से निकलती है, प्रतापगढ़ के सीता माता अभयारण्य से आपको पता है सोम नदी निकलती है। इसके ऊपर जो आप आगे जाके जाखम में मिल जाती है, सोम, माही और जाखम तीनों मिलकर त्रिवेणी बना लेती है। बेणेश्वर धाम जो आपका डूंगरपुर में पड़ता है। यहाँ पे पूछा है बांसवाड़ा की बात की है, तो बांसवाड़ा में कौन सी नदी नहीं जाती? सोम नदी जो है वो बांसवाड़ा में नहीं जाती। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस घास, कांग्रेस घास का बहुत बार जिक्र होता है और ये अच्छी नहीं है, तो इसके बारे में इसके कभी कभी साइड इफेक्ट दिखने लग जाते हैं, तभी ये जाके करंट का क्वेश्चन बन जाती है। कांग्रेस घास जिसको गाजर घास बोला जाता है, गाजर घास होती है ना अपने खेतों में कभी कभी, तो स्टोफेरस बोला जाता है। स्टोफेरस ये अमेरिका से आयातित घास है। जब अपन लोग गेहूं लेके आए थे तो उस गेहूं के अंदर ये क्या हो गई थी, कुछ बीज लेके आए थे, कुछ फसल आयात करवाई थी, तो उसके अंदर इसके बीज आ गए तो हमने बो दिए। तो ये काफी, देखिए क्या क्या करती है इसमें, मुख्यतः कौन सा रोग होता है, तो कौन कौन से इसके अंदर रोग होते हैं, तो ये सबसे ज्यादा चर्म रोग जो है ना उसको गैंग्रीन कर देती है। खाज, खुजली, दाद टाइप के कुछ हो जाते हैं, चर्म रोग इससे होता है। अस्थमा की बीमारियां भी इससे हो जाती हैं, अस्थमा जो होता है वो भी बीमारियां हो जाती हैं, खुजली भी इससे चलती है। तो सभी जो रोग हैं वो इससे हो जाते हैं। कांग्रेस घास है, कभी कभी इसको गाजर घास बोलते हैं। स्टोफेरस इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। अगला देखिए, वैसे मजा आ रहा है ना इसके अंदर, अच्छा मजा लग रहा है, मेरे को भी अच्छा लग रहा है ना। अगला है रबी की फसल का उदाहरण है, रबी की फसल का उदाहरण है, यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो रबी की फसल का उदाहरण देखिए। पहले तो रबी की फसल बोई कब जाती है, अभी जो चल रही है वो रबी की फसल ही चल रही है। सितंबर अक्टूबर के अंदर बोई जाती है और फरवरी मार्च अप्रैल के अंदर, फरवरी मार्च में काट ली जाती है। उसके बाद जो है वो आपकी खीरा ककड़ी वाली फसल जो है वो जायद की वो हो जाती है। अलसी जो है, अलसी इसके अंदर किस में आ जाएगी, अलसी जो है वो। फिर मूंगफली, मूंगफली का आपको पता ही है ये खरीफ की फसल है मूंगफली। फिर सोयाबीन जो है ये आपको पता ही है कि ये भी खरीफ की फसल है, सोयाबीन भी। और मक्का जो है, मक्का भी सोयाबीन की मतलब खरीफ की फसल है। तो अलसी जो है वो आपकी किसकी फसल हो जाएगी, रबी की फसल हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, रबी की फसल अलसी हो जाएगी। आपका करेक्ट आंसर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाड़ौती प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो हाड़ौती का जो प्रदेश है उसके अंदर कौन सी मिट्टी मिलती है, मृदा मिलती है, सोल मिलती है, तो इसमें एल्फीसोल, वर्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स और एंटीसोल्स की बात हो रही है। तो एंटीसोल्स रेगिस्तानी क्षेत्र में है, इंसेप्टिसोल्स उसके सटे हुए क्षेत्र में, वर्टिसोल्स उस क्षेत्र में, और ये जो साउथ के बात करते हैं जहां पे उपजाऊ मिट्टी होती है वहां पे आपकी एल्फीसोल्स मिलती है। तो हाड़ौती प्रदेश, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो है उसके अंदर आपको एल्फीसोल्स मिलेगी। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला ऑब्जर्वेटरी राज्य में कहां स्थित है, तो वेधशाला जो है, ऑब्जर्वेटरी जो है वो राज्य के अंदर, भारतीय मौसम विभाग की बात कर रहे हैं तो वो कहां पे स्थापित की गई है, तो जोधपुर के अंदर है क्या, जयपुर के अंदर है क्या, या फिर कोटा है, पिलानी है। पिलानी के अंदर श्री है, बोलते हैं कि भारत का जो रंगीन टीवी था वो पिलानी की, बिट्स पिलानी के अंदर बना था। यहाँ पे कलाम साहब वगैरह भी आते हैं। बिट्स पिलानी जो स्कूल है उसके अंदर देश के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अधिकारी जो हैं यहाँ से पढ़े हैं। तो जयपुर, जोधपुर, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा और पिलानी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर के अंदर क्या बना हुआ है, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला बनी हुई है, ठीक है। आगे बात आती है कि निम्न में से बाड़मेर में कौन सी नदियां बहती हैं, तो बाड़मेर के अंदर कौन कौन सी नदियां बहती है, देखिए आप, लूनी नदी बिल्कुल जाती है, नागपाड़ी अजमेर से निकलती है, फिर लूनी नदी गोंडवाड़ क्षेत्र में होती हुई बाड़मेर में चली जाती है। सुकड़ी नदी बहती है, सागी नदी और जवाई नदी। तो कौन कौन सी नदियां इसके अंदर बहती है बाड़मेर के अंदर, तो देखिए बाड़मेर के अंदर लूनी नदी बहती है, सुकड़ी अंतः प्रवाह की नदी है वहां पे बहती है, सागी नदी और जवाई नदी, चारों नदियां जो हैं वो वहां पे बहेंगी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, डी का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको प्रिंटिंग भी अच्छी लगे, ऑप्शन जो है वो भी अच्छे लगे, तो आप इसको जम के शेयर करना, जम के लाइक करना और बढ़िया सब्सक्राइब करना, ठीक है। विंध्यन कगार निर्मित है, विंध्यन कगार की बात कर रहे हैं, तो ये विंध्यन कगार जो है ये कहां निर्मित है, किससे निर्मित है, ये ग्रेनाइट से निर्मित है, या बलुआ पत्थरों से निर्मित है,
या बेसाल्ट से या संगमरमर से। तो विंध्य कगार की जब टूट फूट वहां से कगार हो रही है, दरारें पड़ रही है, विंध्य कगार जो है वहां पे दरारें पड़ रही हैं, तो वो बलुआ पत्थर से निर्मित है। किससे निर्मित है? पत्थर से निर्मित है, ग्रेनाइट से नहीं है। ग्रेनाइट से बड़े बड़े पहाड़ या फिर अपने जो जहां से ग्रेनाइट निकाली जाती है वो क्षेत्र है। बेसाल्ट से नहीं है, बेसाल्ट लावा होता है, वो ज्वालामुखी का ठंडा होके बन जाता है। संगमरमर जो है आगे जाके बेसाल्ट जो होते हैं ये समय के आधार पे बन जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साइरोजेक्स। क्वेश्चन है साइरोजेक्स या इसको एवेरिना मर्दा बोलते हैं। साइरोजेक्स और एवेरिना मर्दा किस जिले में पाई जाती है? ये दोनों हैं जो मात्र एक जिले में पाई जाएंगी। किस जिले में पाई जाएंगी? मात्र एक जिले के अंदर पाई जाएंगी। साइरोजेक्स है, एवेरिना मर्दा किस जिले में पाई जाती है? ये दोनों की दोनों गंगानगर के अंदर पाई जाती हैं। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा। ठीक है, बीकानेर, पाली और जालोर के अंदर ये मर्दा नहीं पाई जाती, मात्र राजस्थान के एक ही जिले में पाई जाती है जो अपना क्या है? गंगानगर है। अगला आता है कि 1983 में केंद्र राज्य संबंध को लेके एक सरकारी आयोग बैठाया था। उस सरकारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम क्या था सरकारी आयोग के? न्यायमूर्ति मंजीत सिंह, न्यायमूर्ति सरजीत सिंह, न्यायमूर्ति दिनेश और न्यायमूर्ति रणजीत सिंह। तो उस टाइम पे जो सरकारी आयोग केंद्र राज्य के लिए बैठाया गया था, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और बोला कि केंद्र जो अपने गवर्नर होते हैं उनको 5 साल के लिए कम से कम बनाया जाना चाहिए, उनको एक रबड़ी स्टाम्प नहीं, उनको वास्तविक तौर पे भी कुछ शक्तियां प्रदान करनी चाहिए। काफी बातें इन्होंने कही हैं। तो रणजीत सिंह है, न्यायमूर्ति रणजीत सिंह जो है वो इसके उन्हीं के आगे नाम था सरकारिया। न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया नाम था उनका। ठीक है, आगे आती है कि राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां जो अनुच्छेद 161 में आती है। आपको ये जो नोट्स हैं, यहाँ जो अपनी क्लासेस चल रही हैं, थोड़े दिन बाद में आपको आईक्यू लेवल एकेडमी जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आपको क्या मिल जाएंगे? यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगी, प्लस में इसका आंसर सॉल्यूशन मिल जाएगा और थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास कौन सी शक्तियां निहित नहीं है? कौन सी शक्तियां उनके पास नहीं है? क्षमा करना, राज्यपाल क्षमा कर देता है, क्षमा कर सकते हैं, बिल्कुल लघुकरण कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, सजा जो होती है कठोर दंड है उसको साधारण दंड में भी बदल सकते हैं। जब मामला मृत्युदंड का होता है तो राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति करेंगे। यदि मामला सेना न्यायालय का है तो भी राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? सेना न्यायालय का है तो भी राष्ट्रपति करेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। केवल 2 और 3 जो हैं उनको राज्यपाल माफ नहीं कर सकता, वो माफ करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति भी अपने मर्जी से नहीं कर सकते, उन्हें भी मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति के आधार पर ही वो कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के अतिरिक्त प्रभार के राज्यपाल नहीं रहे। अतिरिक्त प्रभार, जिनको अतिरिक्त प्रभार नहीं मिला वो राज्यपाल नहीं रहे। तो देखिए इसके अंदर श्री स्वरूप सिंह हैं, वो नहीं रहे। श्री कैलाशपति मिश्र हैं, वो भी अतिरिक्त प्रभार का ध्यान रखना, एडिशनल जिसको पावर मिली है वो नहीं रहे। अगला है कैलाशपति मिश्र है, श्री धानिक लाल मंडल है और AR किदवई है। तो इसके अंदर आपके चारों जो क्वेश्चन हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। चारों के चारों ऑप्शन जो हैं वो आपके करेक्ट हो जाएंगे। ये चारों ही अपने जो है अतिरिक्त प्रभार के राज्यपाल नहीं रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के मुख्य सचिव जिन्होंने सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। राजस्थान के मुख्य सचिव हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। विपिन बिहारी लाल माथुर, विपिन माथुर जो हैं ये क्या रहे थे? लंबे समय तक रहे थे। श्री BS मेहता ये लंबे समय तक रहे थे। श्री कुशाल सिंह ये पहली महिला थी, ये पहली महिला अपने क्या थी? मुख्य सचिव थी, चीफ सेक्रेटरी CS थी, चीफ सेक्रेटरी थी। और श्री के राधाकृष्णन जो हैं वो सबसे ज्यादा क्या रहे थे? श्री आपका करेक्ट आंसर जो होगा श्री विपिन बिहारी लाल माथुर जो हैं वो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया था। किसने किया था? श्री विपिन बिहारी लाल माथुर ने। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्री के राधाकृष्णन फर्स्ट थे। आगे आता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल संख्या कितनी होती है? तो RPSC में 7 सदस्य होते हैं, प्लस में 1 अध्यक्ष होता है। कुल सदस्य संख्या 8 होती है। यदि सदस्य पूछ लिया जाए 7 होती हैं। पहले क्या था? 1 + 2 था, 3 थे स्टार्टिंग में, आगे जाके धीरे धीरे समय के आधार पे बढ़ाते गए। और अभी जो वर्तमान में 5 पोस्टें जो हैं वो भरी हुई हैं,
2 पोस्टें सदस्यों की खाली हैं। ठीक है, आगे बात आती है कि राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, कि राज्य निर्वाचन आयोग एक क्या है। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग बोलते हैं ना वोट दिया ही के, तो 243 के में आएगा, 243 के में, यूं बोलते हैं ना अपने देसी भाषा में कि भाई वोट दिया ही के, तो के का मतलब 243 के, इसके अंदर क्या आ जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग हो जाएगा। यदि इनकम की बात कर रहे हैं तो 243 आई के अंदर वित्त आयोग हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग की बात करेंगे तो 243 आई के अंदर क्या हो जाएगा, वित्त आयोग हो जाएगा। ठीक है, आपका 243 आई के अंदर वित्त आयोग हो जाएगा, यहाँ पे वित्त आयोग हो जाएगा, और 243 के अंदर वोट दिया के मतलब राज्य वित्त आयोग के बारे में बात की गई है। यह एक वैधानिक संस्था है, विधि के द्वारा बनाई हुई एक संस्था है। ठीक है, विधि का मतलब संसद है, वो इस सदन में पास कर दे, इसमें पास कर दे, राष्ट्रपति इसके ऊपर सिग्नेचर कर दे और वो वैधानिक हो जाए। आगे है संवैधानिक, इसका संविधान में उल्लेख है, क्या है, संविधान में उल्लेख है। यह एक कार्यपालिका संस्था है या भारत के चुनाव आयोग की एक इकाई है? नहीं, भारतीय चुनाव आयोग की भी एक इकाई तो है, लेकिन अपने आप में यह भी स्वतंत्र है, तो एक संवैधानिक संस्था है। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, समग्र शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? समग्र शिक्षा के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो ये राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप कार्यक्रम है, राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। अगला दे रखा है, इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को भरना है। ये भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है ये राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला आता है क्वेश्चन कि जिला उपभोक्ता आयोग को शिकायत प्राप्त करने की होने की तिथि के कितने दिनों के अंदर स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेना पड़ता है? जो याचिका जो होती है उसको स्वीकार और अस्वीकार करने का निर्णय कितने दिनों के अंदर लेना पड़ता है? तो 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर लेना पड़ता है उनको। 3 सप्ताह में, 3 सप्ताह का उनके पास समय होता है, 3 सप्ताह के अंदर वो स्वीकार और अस्वीकार करने का उनके पास अधिकार होता है। ठीक है, आगे देखिए, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत कितने चरणों में 6000 का नगद लाभ मिलता है? 6000 का जो नगद लाभ है वो कितने चरणों में दिया जाएगा? तो वो आपको कितने चरणों में दिया जाएगा? 5 चरणों के अंदर दिया जाएगा। ठीक है, अगला है ओलेवरी, जिसको लेमन घास बोलते हैं, ये नींबू वाली घास है। ओलेवरी किस जिले में पाई जाती है? ओलेवरी जो है वो जोधपुर जिले के अंदर पाई जाती है। राजस्थान के एकमात्र जिला जोधपुर जो है उसी के अंदर ओलेवरी घास पाई जाती है। इससे सेंट वगैरह, दवाइयां वगैरह, कई चीजें बनाने के काम में आती है। तो ओलेवरी जो है वो आपके जोधपुर जिले के अंदर पाई जाएंगी। ठीक है, अगला है कि राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक 2 प्रमुख जिले कौन से हैं? बेरिलियम के उत्पादन जो है वो 2 प्रमुख जिले कौन से हैं? तो बेरिलियम अलवर या झुंझुनू? अलवर, झुंझुनू बेरिलियम के लिए। नागौर, पाली दे रखा है, उदयपुर, जयपुर दे रखा है, सिरोही और पाली दे रखा है। तो बेरिलियम जो होता है वो आपका उदयपुर और जयपुर के अंदर होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है 28 का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है गोठ मांगलोद क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है? गोठ मांगलोद क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है? गोठ मांगलोद जो क्षेत्र है, आगे आता है क्वेश्चन, गोठ मांगलोद जो क्षेत्र है वो कौन से खनिज से संबंधित है? तो गोठ मांगलोद की बात करते हैं तो मैंगनीज नहीं होता, तांबा खेतड़ी सिंगाड़ा में होता है, जिप्सम। गोठ मांगलोद जो क्षेत्र है वो जिप्सम के लिए फेमस है। किसके लिए है? जिप्सम के लिए फेमस है। अगला कार्य क्वेश्चन है कि राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है, कौन से राज्यपाल रहे हैं? 4 राज्यपालों का कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है। नंबर 1 श्रीमती प्रतिभा राव का, प्रभा राव जो थी, श्री निर्मल चंद जैन थे, श्री दरबार सिंह थे, तो इनके एस के सिंह थे। तो चारों का चारों जो है आपका करेक्ट आंसर जो है वो 3 नंबर का हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर जो है वो 3 नंबर का हो जाएगा। चारों के चारों जो हैं उनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि सूची 1 को सूची 2 में सुमिलित करना है, आपको मिलाना है। भैरव सिंह शेखावत के समय कौन थे? रघुकुल तिलक अपने गवर्नर थे, ये राज्यपाल हैं, ये मुख्यमंत्री हैं। बरकतुल्ला खान के समय में कौन थे? सरदार जोगेंद्र सिंह थे। मोहनलाल सुखाड़िया की बात करते हैं तो डॉक्टर सर्वपूर्णानंद इनके कार्यकाल में थे। और वसुंधरा राजे की बात करते हैं तो मदन लाल खुराना जो थे वो इनके कार्यकाल में थे। तो आपके चारों के चारों जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएंगे, चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे इसमें। ठीक है, अगला है न्यूनतम विधानसभा सीटों वाला जिला है
न्यूनतम विधानसभा की सीटें बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सीटें बात करते हैं जयपुर में, अलवर में बात करते हैं, प्रतापगढ़ में बात करते हैं और जैसलमेर में बात करते हैं। तो जैसलमेर और प्रतापगढ़ के अंदर मात्र दो दो सीटें हैं, तो दोनों जो आपके करेक्ट आंसर हैं, प्रतापगढ़ और जैसलमेर में दो दो सीटें हैं, तो दोनों आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है। छावनी बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी। फौज का जो कर्नल रैंक का अधिकारी होगा वो अध्यक्ष होगा, कुछ लोग मनोनीत होंगे और कुछ लोग क्या होते हैं, वहां के फौजी अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो छावनी बोर्ड कहाँ पे है, माउंट आबू, सिरोही के अंदर, नसीराबाद, अजमेर में, जोधपुर के अंदर और बाड़मेर में। तो आपको पता है कि नसीराबाद जो अजमेर का है वो अपना छावनी बोर्ड है। अजमेर जो है यहाँ पे छावनी बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे रूल लागू होता है, यहाँ पे नगर पालिका काम नहीं करती आपकी। निम्न में से कौन सी स्वशासन संस्था राजस्थान में अस्तित्व में नहीं है। स्वशासन की बात कर रहे हैं कि जो स्वशासन संस्था होती है ग्राम स्तर की और शहरी स्तर की, तो शहरी वाली बात कर रहे हैं। नगर निगम राजस्थान में होती है, 10 लाख की आबादी के ऊपर होती है। नगर परिषद 5 लाख की आबादी के ऊपर होती है, राजस्थान में है। नगर पालिका 20,000 से ऊपर की आबादी में राजस्थान में है। महानगर निगम जो है ये नहीं है, ये आपके दिल्ली, बंबई, कोलकाता और चेन्नई 4 महानगरों के अंदर ये है। ठीक है, महानगर निगम अपने नहीं है। आगे क्वेश्चन आता है कि 6वां वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह का कार्यकाल की अंतिम तिथि क्या है। प्रद्युम्न सिंह जो है वो राजस्थान के 6ठे वित्त आयोग के क्या है, अध्यक्ष हैं। और राज्य वित्त आयोग की बात आती है तो मैंने अभी बताया था 243 आई जो इनकम है उसके अंदर राज्य वित्त आयोग आएगा। तो 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025 और 1 अप्रैल 2024 और 1 अप्रैल 2025। तो क्या होता है कि वो मार्च तक रहते हैं। कब तक रहते हैं, मार्च तक। तो आपका करेक्ट आंसर 31 मार्च 2025 तक बना है। हर 5 साल के अंदर राज्यपाल को वित्त आयोग गठन करने की वो होती है, अधिकार होता है। आगे है कि राजस्थान में बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। तो बात करते हैं बेर की या बात करते हैं खजूर की। खजूर की तो देखिए खजूर की बात आती है तब तो आप सीधा बीकानेर मार देते हो, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जो है वो घुमा के देने से बेर दे देंगे। तो बेर और खजूर अनुसंधान जो है वो एक जगह ही है आपके बीकानेर के अंदर। तो करेक्ट आंसर आपका बीकानेर हो जाएगा। आगे है कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थल से मिले हैं। कि कालीबंगा जो है उसके मिलते जुलते जो अवशेष हैं वो पाकिस्तान के अंदर किस जगह से मिले हैं। तो पाकिस्तान सुतका गेंडोर की बात करते हैं, लाहौर की बात करते हैं, कोट दीजी की बात करते हैं, कोट दीजी की बात करते हैं, कोट दीजी की बात करते हैं और मोंट मोगरी की बात करते हैं। तो कोट दीजी जो पाकिस्तान का है उसमें हड़प्पा पूर्व सभ्यता जो हड़प्पा से मिलते जुलते हैं, क्योंकि हड़प्पा राजस्थान की एक ऐसी सभ्यता है जिसमें हड़प्पा से पहले के, हड़प्पा के काल के और हड़प्पा के बाद के अवशेष मिलते हैं। तो वो कोट दीजी पाकिस्तान में। जैसे ही अपन देखते हैं पुरातात्विक स्थल तो ये मांदा आ जाता है। मांदा, मांदा जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण के अंदर बात करते हैं तो देमाबाद आ जाता है, देमाबाद आ जाता है जो कर्नाटका के अंदर पड़ता है। पूर्व में ये सुतका गेंडोर आ जाएगी आपकी, और पश्चिम में बिहार जो पटना के पास में पड़ता है वो आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर जो आजकल जगदीशपुर के पास में पड़ता है। आलमगीरपुर जो है, आलमगीरपुर वो कहाँ पड़ता है, ये अपनी सभ्यता जो पुरातात्विक स्थल खोले गए थे कि लगभग 13 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल में है, ये त्रिभुजाकार आकृति में है, वो सारी चीजें आपने पढ़ ली होगी, दयाराम साहनी वगैरह का नाम। किस स्थान को स्थानीय भाषा में धूलकोट कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। धूलकोट जो है वो आहेड़ सभ्यता जो है उसको धूलकोट बोला जाता है। ये आहेड़ नदी के ऊपर बसा हुआ है, ठीक है, और ताम्र नगरी भी बोला जाता है, ठीक है। आगे है कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था। ऐसी कौन सी फसल है जिसका उत्पादन जो है वो आहड़ में नहीं होता था। तो आहड़ सभ्यता में गेहूं का उत्पादन होता था, ज्वार का होता था, चावल का होता था, लेकिन बाजरा होने के अवशेष वहां पे नहीं मिले। गेहूं, ज्वार, चावल का होता था लेकिन बाजरा, तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, स्टैंडर्ड लेवल के हैं, बहुत बार रिपीट होंगे, अच्छे वाले क्वेश्चन हैं, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। हैंड-एक्स की बात करते हैं, क्लीवर की बात करते हैं, या चॉपर चॉपिंग की बात करते हैं, कुल्हाड़ी वगैरह की बात करते हैं, कौन से काल के औजार हैं। तो कौन से काल के अंदर ये औजार जो है वो मिले हैं। तो पुरा पाषाण काल के अंदर मिले हैं, या फिर मध्य पाषाण काल के अंदर माइक्रोलिथ हो गए थे, छोटे हो गए थे। नव पाषाण की बात करते हैं तो नव पाषाण के अंदर आपको पता है कि लोह आग जलाने का जो था वो काम होने लग गया था। तो आपके जो पूरा पाषाण काल है, सबसे पहले पाषाण काल में सबसे पुराना जो काल माना गया है अभी तक की धरती का,
उसके ऊपर जहां पे मानव सभ्यता रहा करती थी उसके अंदर क्या होते थे, कलीवर, खुरचनी जो होती थी, हैंड एक्स, हाथ से बने हुए छोटे छोटे चक्कू होते थे, चॉपिंग चापर, इस टाइप की कुल्हाड़ी जो होती थी वो कहाँ मिली है, पूरा पाषाण काल में मिली है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन अपना 41 नंबर का, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। तो महाराणा कुंभा जो है उसके लेखन पे, उसकी जीवनी के ऊपर प्रकाश है। कुंभलगढ़ शिलालेख इसके अंदर मिलेगा या कीर्ति स्तंभ के अंदर मिलेगा, किसके अंदर मिलेगा, कीर्ति स्तंभ के अंदर मिलेगा। कीर्ति स्तंभ जो है ये महाराणा कुंभा का कीर्ति स्तंभ है। जगन्नाथ राय शिलालेख और राजप्रस्तुति, राजप्रस्तुति रणछड़ बोर्ड तेलंग ने लिखी थी, राजसमंद जिले में है, राज सिंह ने लिखवाई थी। ठीक है, बाकी आपका जो करेक्ट आंसर है वो कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति में आ जाएगा। अगला है डोडिया, क्या है डोडिया, डोडिया जो है वो क्या है, तो डोडिया स्त्रियों का एक आभूषण है या ओढ़ने का वस्त्र है या कोई चादर है या जैसलमेर का एक प्राचीन सिक्का है। तो जैसलमेर का एक प्राचीन सिक्का है, जिस टाइप से गदिया शाही, राजशाही उस टाइप के सिक्के चलते थे, तो जैसलमेर रियासत का एक प्राचीन सिक्का है डोडिया। डोडिया ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। आगे है कि राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की जो राजधानी थी वो कहां थी। हरिश्चंद्र की राजधानी पूछ लो या सबसे पहले प्रतिहार की पुरानी राजधानी पूछ सकते हैं, तो वो मंडोर के अंदर थी। ये अपना जोधपुर के अंदर पड़ता है, जोधपुर के अंदर। और यहाँ पे रावण का शादी हुई थी तो मंदोदरी के साथ, तो वहां पे रावण की चंवरी बनी हुई है, रावण अपना रिश्तेदार है। ठीक है, आगे है नाटक ललित विग्रह राज की रचना की है। तो विग्रह राज जो है नाटक, उसकी रचना किसने की है, हेमचंद्र सूरी ने, राजशेखर ने, सोमेंद्र ने किसने किया और चंद्रबरदाई ने। तो आपका जो सोमेंद्र है, सोमेंद्र ने किसका किया था, ललित विग्रह राज नाटक का रचना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा नहीं बनाया गया। बोला जाता है कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग जो हैं वो महाराणा कुंभा ने बनाए थे। तो कौन कौन से दुर्ग उन्होंने नहीं बनाए, कुंभलगढ़ बनाया था, बसंती दुर्ग बनाया था, माचन का किला बनाया था, खेतड़ी दुर्ग जो है वो राजा अजीत सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था, अजीत सिंह ने बनाया था। अजीत सिंह जो हैं वो यहाँ के, अजीत सिंह जी शेखावत यहाँ के राजा रहे हैं और अजीत सिंह जी ने ये बनाया था। और इन्हीं के जो 1893 के अंदर विवेकानंद जी शिकागो गए थे, तो विवेकानंद जी का पूरा खर्चा इन्होंने उठाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि अकबर द्वारा भेजे गए महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान का अंतिम नेतृत्वकर्ता कौन था। क्योंकि कितने 9 अभियान भेजे गए थे, उसके अंदर अकबर खुद भी चल के आया था। ठीक है, तो सबसे पहले मानसिंह को भेजा था, फिर वो जो आपका मानसिंह को भेजा था, मानसिंह के बाद जगन्नाथ काछवा को भेजा था। तो जो अंतिम अभियान के अंदर जगन्नाथ काछवा सेकंड बार आए थे। तो जगन्नाथ काछवा जो आए थे वो क्या थे, मतलब महाराणा, ये जो अकबर है उन्होंने अपने जो महाराणा प्रताप के खिलाफ जो अंतिम अभियान जो भेजा था वो मानसिंह काछवा को उसका सेनापति बनाकर भेजा था। अकबर खुद भी आए हुए हैं महाराणा प्रताप के सामने। ठीक है, याद रखना। तिवारा कर, तिवारा कर एक प्रकार का था। तिवारा कर जो था वो क्या था, होली दिवाली के ऊपर लोगों से वसूल किया जाता था। तो औद्योगिक कर नहीं था, व्यापार का कर नहीं था, त्योहार पे लिया जाता था, स्पेशली होली और दिवाली पे लिया जाता था। होली और दिवाली की जब बात आती है तो उसके ऊपर लिया जाता था तिवारा कर। तो आपका जो है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला है नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था। नसीराबाद छावनी जो है उसको लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था। किशन सिंह नहीं थे, डूंगर सिंह आगरा के किले से आए थे। और 1857 की क्रांति की बात है, ये 1857 की क्रांति, उस टाइम पे नसीराबाद छावनी को डूंगर सिंह ने जो थे वो लूट लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहां स्थापित की गई है। तो वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस जो है वो अपने अजमेर के अंदर है। ये अभी सेकंड ग्रेड और रिट के अंदर रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है कि मदन पराजय पार्श्व यज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी की करती हैं। मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ जो है वो किस स्वतंत्रता सेनानी की करती हैं। क्या विजय सिंह पथिक की हैं, जमनलाल बजाज की हैं, अर्जुन लाल सेठी की हैं या अमृता देवी की हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो अर्जुन लाल सेठी की कृतियां हैं। किसकी हैं, अर्जुन लाल सेठी की कृतियां हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रजामंडल और नेता निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलन की बात कर रहे हैं कि सुमेलित कौन सा नहीं है। जैसलमेर की बात कर रहे हैं, मीठालाल
मीठालाल लास्ट थे, ठीक है, मीठालाल लास्ट थे। फिर बांसवाड़ा की भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी थे। फिर प्रतापगढ़ की रमेश चंद्र ओझा, रमेश चंद्र ओझा प्रतापगढ़ के नहीं थे। करौली के त्रिलोक चंद माथुर थे। तो ज्यादातर करौली का पूछा जाता है और बांसवाड़ा का पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और त्रिलोक चंद्र माथुर जो है वो करौली के रहे। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे है मोतीलाल तेजावत निवासी थे। तो मोतीलाल तेजावत थे वो कौन से गांव के थे? तो मोतीलाल चिड़ावा, चिड़ावा के हमें गंडावा, गंडावा के भी नहीं थे ना, तो कोलारी के थे। कहाँ के थे? कोलारी के थे। नारी जो है अपने अल्डावता के पास में नारी गांव पड़ता है, ठीक है, कोलारी के थे। अगला क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रख दिया? मुस्तफाबाद रख दिया। मोहम्मद खिलजी प्रथम की बात आती है जिन्होंने राजस्थान के किस एक किले के अंदर निर्माण कराकर उसका नाम मुस्तफाबाद रख दिया। तो वो लोहागढ़ तक पहुंचे नहीं थे, लोहागढ़ तो अजय दुर्ग रहा है। शेरगढ़ तक, बूंदी तक भी नहीं पहुंचे थे। नारगढ़, जयपुर तक भी नहीं पहुंचे थे। साउथ के अंदर जो अपना जल दुर्ग है, जल दुर्ग है राजस्थान का एकमात्र, जिसके अंदर क्या है, मीठे साहब की दरगाह भी है ना, मीठे साहब की दरगाह है। गागरोन के किले को उनके अंदर एक बिल्डिंग करवाई थी जिसका नाम रख दिया था मुस्तफाबाद रखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, ये अपना सिंबल है IQ लेवल एकेडमी का, ये ब्रेन दिखा रखा है ताकि आपका ब्रेन भी अच्छी तरीके से सुचारू तौर पे काम कर सके। आगे है रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? तो रणकपुर के जैन मंदिर की बात आती है तो 1444 खंबे हैं। 1444, क्योंकि ये सभी एक जैसे दिखते हैं। कभी कभी अपन यूट्यूब वगैरह पे या कोई फोटो वगैरह आ जाती है तो देखते हैं ना, उसमें मिलता है अपने को कि सभी ऑप्शन जो है वो एक जैसे दिख रहे हैं, किस पे मैं टिक करूं। तो वैसे आपको 1444 पे टिक करना है और दूसरे ऑप्शनों पे नहीं करना है, ठीक है। आगे है हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? हाड़ी रानी की बावड़ी की बात कर रहे हैं तो हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पे है? टोडा रायसिंह में है। टोडा रायसिंह के अंदर है, मालपुरा के अंदर है, उनियारा या पीपलू के अंदर है। तो टोडा रायसिंह के अंदर क्या है, आपकी हाड़ी रानी की जो बावड़ी है वो कहाँ पे है? टोडा रायसिंहपुर में है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। दुगारी किले की जो है वो चित्रकला किससे संबंधित है? तो अलवर से है, बूंदी से है, किशनगढ़ है या मेवाड़ से है? तो अलवर जो है उस किले से संबंधित है। दुआरी जो है वो किले की जो चित्रकला है वो अलवर से और बूंदी से। तो उसके अंदर पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। तो आपका जो 2 नंबर का आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर का जो आंसर है बूंदी का वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहां से हुआ? तो यदि ब्लू पोट्री की बात करते हैं तो पर्सिया या जिसको ईरान बोलते हैं, ईरान से हुआ था। कहां से हुआ था? पर्सिया और ईरान से। ब्लू पोट्री का जो एक्सलेंस ऑफ सेंटर है वो आपके जयपुर के अंदर बनेगा, जयपुर के अंदर बनेगा। ये बजट 2023-24 के अंदर इस चीज की घोषणा सीएम ने कर दी है, ठीक है। आगे बात आती है निम्न में से कौन सा घन वाद्य यंत्र नहीं है? घन वाद्य को मतलब जगह थोड़ो मारे जना जाके बगो खुड़को कालजो आला जना वो बार ना आवाज काटा है, ठीक है। तो मंजीरा, मंजीरा बजाते हैं ऐसे ठोक के तो बजाते हैं। चिंपिया, चिंपिया ने भी ठोक के बजावे हैं। बाकियों, बाकियों फूंक मार के बजावे हैं। बाकियों कहीं को है फूंक मार के बजावे हैं। आई टाइप को होके और यूं यहां से पतला हो जाता है और ये इस टाइप का होता है बाकिया। तो ये फूंक मारते हैं यहां से तो हवा निकलती है और आवाज करता है। तो बाकिया जो है वो सुशीर वाद्य यंत्र है, मुंह से बजने वाला वाद्य यंत्र है और आकड़ के भी चोट मार के बजाया करें, ठीक है। आगे है धोलियाबीर काला एवं बाला के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता। धोलियाबीर किसको बोला जाता है? काला और बाला किसको बोला जाता है? तो ये अपने तेजाजी महाराज को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? तेजाजी महाराज को बोला जाता है। आगे है आदिवासियों की कुल देवी। आदिवासियों की कुल देवी को सराणा माता, बरबड़ी माता या रातासण माता या कंठेश्वरी माता, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत बार पूछे जाने की उम्मीद भी है। कंठेश्वरी जो माता है वो आदिवासियों की कुल देवी मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सतत समाधान विकास का जो समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? इसके अंदर देखिए 137 देश सदस्य रहे हैं। अफगानिस्तान जो है ना, और जो स्कैंडिनेविया जो है आपका स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क है। क्या है? स्वीडन,
पहले फर्स्ट पे रहा है, नॉर्वे दूसरे, डेनमार्क तीसरे पे, फिनलैंड चौथे पे रहा है। ठीक है, वैसे ही अफगानिस्तान 137 पे, यहाँ के लोग खुश नहीं है। ठीक है, और भारत की बात करते हैं तो भारत 126वें नंबर पे रहा है। भारत की बात करते हैं तो इसके अंदर भारत के लोग भी ज्यादा खुश नहीं है, कुछ तो एक दूसरे को देख के दुखी हैं, कुछ देखो जवान हैं वो कैसे दुखी हैं, जवान तो ऐसे दुखी हैं भाई फलाने के टापे ठीक है तो उन्हें देख के दुखी हैं। और यदि बुड्ढों की बात करते हैं तब ये देखते हैं यार फलाने के तो 2 छोरा ब्याह गया और मेरे वाला तो बड़ा है फिर भी कुंवारा रह गया, तो किसी न किसी कारण से क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं। ठीक है, आगे आती है अपनी कि किस जिले में बजट 23-24 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की है। तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये मुजवानी याद होना चाहिए, भरतपुर के अंदर बनाने की बात की गई है। कहां पे बनाने की बात की गई है, भरतपुर के अंदर बनाने की बात की गई है। ठीक है, नाथी के बाड़े में नहीं, भरतपुर के अंदर बनेगी। आगे है मिड डे मील के तहत बच्चों को प्रतिदिन दूध पिलाने पर कितना व्यय किया जाएगा। तो प्रतिदिन जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर दूध, पहले क्या होता था, एक नहीं पिलाना, फिर बोले 1 दिन पिलाना, फिर बोले 2 दिन पिलाना, और अब क्या हो गया, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो 7 दिन पिलाना। ये तो सप्ताह के अंदर 7 ही होते हैं, जो 14-15 दिन हुए तो ये 14-15, लेकिन 7 दिन में भी 2 टाइम करते हैं तो 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा आएगा। 1000 करोड़ रुपए इसके ऊपर बोला गया है। ठीक है, आगे है 1100 मेगावाट का लिग्नाइट पावर प्लांट की बात कर रहे हैं तो वो बाड़मेर के अंदर लगेगा। ये मुजबानी होना चाहिए बजट आपके, मैंने बजट करवा दिया है, इससे पहले वाली जो क्लास थी वो बजट थी, आप बहुत अच्छे से उसको देख सकते हो। IQ लेवल एकेडमी जो अपना चैनल है उस पर जाइए और उसके ऊपर आपको ROEO का भी पूरा सिलेबस मिलेगा, टेस्ट पेपर RS के भी। ये टेस्ट पेपर किसका है, RS का है, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, हर एक एग्जाम के अंदर ये काम में आएगा। 1100 मेगावाट की बात करते हैं, लिग्नाइट कोयला का जो आधारित है ना, लिग्नाइट पावर प्लांट कहां लगाया जाएगा, तो पावर प्लांट वो आपका बाड़मेर के अंदर लगेगा। अगला क्वेश्चन आता है कि कृषक कल्याण कोष की राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 750 करोड़ कर दी गई है, 750 करोड़ कर दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कई बार यो भी किया है, ठंड पकड़ ले। आगे है बजट 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक आय राज्य सरकार को किससे प्राप्त होती है। राज्य सरकार जो है उसको सर्वाधिक आय किससे प्राप्त होती है, तो केंद्रीय करों में हिस्सा, ये आपको पता है 41% केंद्रीय करों के अंदर हिस्सा मिलता है। जीएसटी सेकंड नंबर पे अपने को मिलती है। केंद्रीय सहायता, ये ग्रांट जो है ये 3 नंबर पे अपने को मिलती है। बिक्री कर ये 4 नंबर को। तो सबसे ज्यादा पैसे कहां से आते हैं, केंद्रीय करों में जो हिस्सा है उसके अंदर अपने पास सबसे ज्यादा पैसे आते हैं, लगभग 26% से ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि वार्षिक योजना के अंतर्गत सर्वाधिक व्यय किस पर होगा। 2023-24 के अंदर जो है वार्षिक योजना में सबसे ज्यादा व्यय की बात कर रहे हैं, किस पे होगा, 52.67%। किस पे होगा, सामुदायिक सेवा पे 52.67% होगा। ठीक है, 52.67% सामुदायिक सेवाओं पे होगा। उसके बाद ऊर्जा के ऊपर लगभग 22% के आसपास होगा। 3rd नंबर पे ग्रामीण विकास होगा और 4थे नंबर पे परिवहन के ऊपर खर्च होगा। तो जो 2023 और 24 की जो वार्षिक योजना है उसमें सबसे ज्यादा जो खर्चा होगा वो सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पे होगा। ये क्वेश्चन छप सकता है, आने वाली पहली जो भी एग्जाम होगी उसी में छपेगा। अगला है लंपी रोग से गोवंश मृत्यु पर बजट 2023-24 में प्रति पशु पर कितना आर्थिक अनुदान राज्य सरकार देने की बात की गई है। देखिए, ये आर्थिक जो अनुदान है वो 1 अप्रैल से शुरू होगा और जिनकी गाय जो है वो दूध देती हुई लंपी रोग से मर गई तो उसके फॉर्म भर दीजिए आप हॉस्पिटल से, उसके जो डॉक्यूमेंट लाके, तो आपको क्या मिलेगा, 40,000 रुपए प्रति पशु मिलेगा, प्रति पशु आपको मिलेगा। ठीक है, 40,000 रुपए प्रति पशु का अनुदान आपको राज्य सरकार देगी, ये डिक्लेयर किया गया है इस बजट के अंदर। आगे है कि ऑनलाइन गेमिंग में, आजकल के ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज्यादा बढ़ रहे हैं। गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र, ये भारत का पहला उत्कृष्टता जो केंद्र है वो आपका शिलोंग के अंदर खुलेगा। कहां पे खुलेगा, शिलोंग के अंदर, गुवाहाटी, कोलकाता, बेंगलुरु में नहीं, शिलोंग के अंदर भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग का जो उत्कृष्टता केंद्र है वो खुलेगा। अगला है 1 जनवरी 2023 को किस देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है। तो यूरो को मुद्रा बनाने वाले 20 देश हो गए हैं। कितने देश हो गए, 20 देश हो गए हैं। इन्होंने 2013 के अंदर क्रोएशिया ने बोल दिया था कि मैं 2013 से अपना लूंगा, लेकिन ये नहीं अपना पाए, अब 1 जनवरी से अपना पाए। इनकी पहले जो करेंसी थी उसका नाम था कुना नाम था। ब्रिटेन है वो भी आपका यूरोजोन का मेंबर है, लेकिन वो अपनी स्वतंत्र करेंसी जो है वो चलाती है जिसका नाम है ब्रिटिश पौंड, जानते हो आप।
तो कुना जो है वो इसकी पहले करेंसी थी, अब इन्होंने क्या बना लिया, क्रोएशिया ने यूरो करेंसी अपना ली और ये 20वां देश सदस्य बन गया है जो इस करेंसी को अपनाने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में खेले गए पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम कौन रही है? तो भारत में जो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप खेला गया था, कलिंगा स्टेडियम की बात करते हैं, कलिंगा स्टेडियम में हुआ था। कहां पे हुआ था? कलिंगा स्टेडियम में हुआ था। स्टेडियम ये कहां पड़ता है? कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा के अंदर पड़ता है। कहां पे पड़ता है? उड़ीसा के अंदर आपका कलिंगा स्टेडियम पड़ता है। इसके अंदर जर्मनी जीती थी। कौन जीती थी? जर्मनी जो है वो विजेता टीम रही थी। इसके अंदर जर्मनी विजेता टीम रही थी। ठीक है, भारत का जो था वो 9वें नंबर पे रही थी। भारत जो है वो 9वें नंबर पे रहा था। ठीक है, अगला आता है कि भारतीय T20 2020 दृष्टि बाधित जो अंधे लोग जो होते हैं वो बाधित क्रिकेट टीम के कप्तान कौन हैं? तो ये क्रिकेट टीम जो है ये 2012 2017 हर 5 साल में एक वर्ल्ड कप होता है और 2022 तो इन्होंने 12 17 और 22 तीनों वर्ल्ड कप जो हुए हैं दृष्टि बाधित के वो भारत ने ही जीते हैं, तीनों के तीनों। ठीक है, तो तीनों के तीनों के अंदर विजेता कौन रहा है? भारत रहा है। इनका कैप्टन का नाम है अजय रेड्डी। कौन है इनके कैप्टन? अजय रेड्डी हैं, जो फाइनल मैच के अंदर 50 गेंदों के अंदर 100 रन बना के मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। ठीक है, अगला सलमान जो है किसके साथ हुआ था? बांग्लादेश के साथ हुआ था। ये फाइनल जो मैच हुआ था ये बांग्लादेश के साथ हुआ था। बांग्लादेश के जो सलमान है उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज का टूर्नामेंट जीता था। ठीक है, खिताब जीता था। अगला आता है अपना, देखिए, पद्म विभूषण 2023 पुरस्कार किन किन हस्तियों को दिया गया है? पद्म विभूषण जो है वो 6 हस्तियों को दिया गया है 2023 का, क्योंकि आपको पता है 122 से ज्यादा पद्म पुरस्कार एक साल में नहीं दिए जाते, 26 जनवरी को दिए जाते हैं, ध्यान रखना। तो पद्म विभूषण, क्योंकि इसके बाद तो भारत रत्न हो जाता है। ये पद्म पुरस्कार में 3 होते हैं, पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो ये सर्वोच्च वाला भारत रत्न से थोड़ा सा नीचे वाला है। तो किन हस्तियों को दिया गया? श्री बालाकृष्णन दोषी को दिया गया, बिल्कुल दिया गया। बालाकृष्णन दोषी, इनको मरणोपरांत दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है बालाकृष्णन दोषी को। श्री जाकिर हुसैन को दिया गया है, श्री एम कृष्णा को दिया गया है, श्री निवास वर्धन को भी दिया गया है, श्री दिलीप महालना को दिया गया है और श्री मुलायम सिंह यादव को दिया गया है। तो मुलायम सिंह यादव, इनको तो मरणोपरांत दिया गया है। 3 लोगों को, श्री बालाकृष्णन दोषी, श्री दिलीप और मुलायम सिंह यादव, इन 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, बाकी 6 लोगों को ये दिया गया है। तो यहां से क्वेश्चन आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम भी देते हो तो भी यहां से 100% क्वेश्चन बनता है। अगला आता है कि मिस यूनिवर्स 2022 के विजेता कौन रही है? मिस यूनिवर्स एक मिस वर्ड्स होती है, मिस यूनिवर्स की बात करते हैं, कौन रही है? तो आर बोनी जो ग्रेवल है वो यूएसए की है। इससे पहले 2021 की बात करते हैं तो वो भारत की हरनाज कौर संधू रही है। भारत का प्रतिनिधित्व इस बार किसने किया था? दिविता राय ने किया था। भारत का प्रतिनिधित्व दिविता राय ने किया था। और अमांडा डूडामेल जो है ये सेकंड, मतलब फर्स्ट रनअप रही थी, इसके बाद सेकंड रही थी। बोनी ग्रेवियल के बाद सेकंड रही थी। तो आर बोनी ग्रेवियल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेनाएं है ना, में जनवरी 2023 में किस स्कॉर्पियन जो श्रेणी है, स्कॉर्पियन श्रेणी जो होती है वो रडार से बचने की क्षमता रखती है, पनडुब्बी को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? तो वो देखिए, आईएनएस कलवरी फर्स्ट थी, आईएनएस खंडेरी सेकंड थी, आईएनएस करंज थर्ड थी, आईएनएस वेला की बात करते हैं ये फोर्थ थी, और 5वीं आईएनएस वागिर को अभी शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है। आईएनएस वागिर जो है भारतीय मतलब नौसेना के अंदर, नेवी के अंदर इसको शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली देश की पहली सैन्य अधिकारी कौन है? देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी जो सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, उसके ऊपर हुई है। कैप्टन अवनी चतुर्वेदी नहीं हुई, कैप्टन भावना सिंह नहीं हुई, कैप्टन शिवा चौहान,
कैप्टन शिवा चौहान जो है राज्य की महिला है और ये अपने जो सियाचिन ग्लेशियर के अंदर जो तैनात हुई पहली महिला है देश की। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है बार बार, अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी नदियां, निम्न में से कौन सी नदियां जो हैं वो अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है? तो कौन सी नदियां जो हैं वो अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है? बनास नदी जो है वो है क्या अरब सागरीय? साबरमती है, पश्चिमी बनास तो कच्छ में ही चली जाती है, कच्छ के रण जो है उसके अंदर ही चली जाती है। कांकनी नदी है, ये आंतरिक प्रवाह की है, आंतरिक प्रवाह की है, आंतरिक आ गई। माही नदी है, माही नदी तो जरूर जाती है, तो इसके अंदर आपकी माही नदी आ गया, ठीक है। और माही नदी के अलावा आपका ए नंबर जिसको, अच्छा ये ऑप्शन 2, 3 और 5, इसके ऑप्शन में थोड़ी दिक्कत आ रही है। बनास नदी जो है वो चंबल के साथ चली जाती है, चंबल के साथ चली जाती है। साबरमती नदी जो है ये बिल्कुल जाती है। काकनी नदी जो है ये आंतरिक प्रवाह की नदी है। पश्चिम बनास नदी है, ये कच्छ के रण में चली जाती है। माही नदी जो है वो यहाँ पर पहुंच पाती है। केवल जो है आपका ई आंसर जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है? राजस्थान में नर्मदा नहर की जो है वो लंबाई कितनी है? क्योंकि नर्मदा नहर जो है उसमें क्या किया गया है, 2 जिले बाड़मेर और जालोर जो हैं उसके अंदर खेती होती है। दूसरी बात, नर्मदा जो नहर है इसके अंदर ये पहली ऐसी नहर पद्धति है जिसमें ड्रिप सिस्टम फुहारा पद्धति जो है वो अपनाई गई है। तो नर्मदा नहर की जो लंबाई है वो 74 किलोमीटर राजस्थान के अंदर पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? परिवहन विभाग जो है उसका आदर्श वाक्य क्या है? तो उसका चरबेती सुरक्षितम, चरबेती चरबेती, चलते रहो, ठीक है, ये आदर्श वाक्य अपना है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के किस अधिनियम के तहत आरपीएससी अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपती हैं? तो आरपीएससी जो होती है अपनी वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देगी, राज्यपाल विधानमंडल के अंदर रखते हैं, तो वो किस में करती है? अनुच्छेद 323 के अंदर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये अपना जो टॉपिक है आज का यही खत्म होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों, बाय।